आप मुझे एक भी मोटरसाइकिल बता दो जो 4 लाख के अंदर की हो और 650 सीसी की हो प्लस कैफे रेशर हो, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए में इस मोटरसाइकिल को, मतलब कि रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 को घर लेकर जाओ। तो एक सर्टेन एंगल पर अगर ये टिल्ट हो गई तो फिर गिरेगी ही गिरेगी। मैंने जैसे ही थ्रॉटल लिया वो बिल्कुल पीछे घिसक गया, बिल्कुल पीछे। अगर ये बैक रेस्ट नहीं होती ना तो वो जमीन पे होता। तो जब मैं नॉर्मल पंचर वाले के पास लेके जा रहा हूँ तो वो बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस पर पेडल स्टैंड तो होता नहीं है जो लगा दे, एंड कहीं से भी कुछ लगा नहीं पा रहा क्योंकि दोनों तरफ एग्जॉस्ट है। आप सोचते हो कि 4 लाख में इंसान क्या ही ले सकता है? ये ले सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी पता नहीं है कि कैफे रेसर चीज़ क्या है, मगर आप हाफ पैंट पहनकर इसको गर्मी में लेके निकल गए तो वैक्सीन तो 100% है। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650। देखो, ये कोई 2025 की न्यूली लॉन्च मॉडल नहीं है, एंड वैसे भी मैं इस वीडियो में आपको कोई वॉक अराउंड या स्पेसिफिकेशंस नहीं देने वाला। इस वीडियो में सिर्फ मुद्दे की बात होगी कि जब आप इसको खरीद लेते हो फिर चलाते हो तो आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हो। इन बेसिक, इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको क्यों लेना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों पे बातचीत होने वाली है। एंड ट्रस्ट मी यार, जो भी इस मोटरसाइकिल को लेने की सोच रहा है उसे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक छोटी बड़ी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। ये चीज़ें सुनने के बाद ना खुद फिगर आउट कर लोगे कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। एंड बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया है कि मुझे लेनी ही लेनी है, तो उनके लिए क्या मिनिमम डाउन पेमेंट होगी, क्या मिनिमम EMI होगी, ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं बचने वाली, हर एक चीज़ बारीक से बारीक डिटेल पर बातचीत होने वाली है इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो जो शोरूम का एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप लोगों को कुछ नहीं करना, एड्रेस कॉपी करो, गूगल मैप पे पेस्ट करो, आ जाओ, आओ, टेस्ट राइड लो, अच्छा लगे, मन को भाए तो खरीद लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को इसका फ्लो चार्ट बता देता हूँ। मैं सबसे पहले एडवांटेज को डिस्कस करूँगा, ठीक है, फिर जो आप लोगों के थोड़े बहुत डाउट्स हैं जो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हो उस पर बातचीत होगी, फिर बात होगी इसके डिसएडवांटेज पे। तो ये 3 मेजर फैक्टर्स में वीडियो डिवाइडेड है। तो चलिए स्टार्ट हम एडवांटेज से करते हैं कि आपको इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज क्या देखने को मिलती है। देखो, वैसे तो इसकी हर एक अदा जो है वो एडवांटेज से कम नहीं है, पर अगर मैं सबसे बड़ी एडवांटेज की बात करूं तो वो है इसका प्राइस पॉइंट। आप मुझे एक भी मोटरसाइकिल बता दो जो 4 लाख के अंदर की हो और 650 सीसी की हो प्लस कैफे रेशर हो। अगर मैं इस कॉन्टेक्ट से कैफे रेशर हटा भी दूं तो भी आप मुझे एक भी ऐसी मोटरसाइकिल नहीं बता पाओगे जो 4 लाख के अंदर की है एंड 650 सीसी की है, जो रॉयल एनफील्ड से नहीं आती है। BR 650 हो गया, कॉन्टिनेंटल GT 650 हो गया, इंटरसेप्टर 650 हो गया, ये सारे 4 लाख के अंदर की मोटरसाइकिल है, पर ये सब सिर्फ और सिर्फ रॉयल एनफील्ड के अंदर आती है। तो इन शॉर्ट इसका तो कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं मार्केट में। अब आप बोलोगे मैं इससे पीछे कर दूंगा, उससे पीछे कर दूंगा। भाई साहब, आप यहाँ 4 लाख लग रही है, वहाँ आप 8 भी तो लगा रहे हो। जब भी आप किसी चीज़ को कंपेयर करोगे तो पैरामीटर्स तो सेम होने चाहिए ना। अगर आप 650 सीसी को भी 650 सीसी से कंपेयर करते हो, एक तरफ अगर मेरी GT है जो 4 लाख रुपए में आ रही है एंड दूसरी तरफ कोई भी XYZ मोटरसाइकिल है जो 8 लाख रुपए में आ रही है, तो अगर ये पीछे हो भी जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो 19-20 का फ़र्क हुआ ना इस स्पीड में भाई, पर प्राइस में तो 19-20 लाख का फ़र्क हो जाता है ना भाई। तो ये फैक्टर है। मतलब मुझे सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट इस मोटरसाइकिल की यही लगती है कि 4 लाख रुपए में ये कैफे रेशर चलाने का लोगों का सपना पूरी करती है। इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूँ जिसे हमेशा से मन था कैफे रेशर ओन करने का या चलाने का। टू बी ऑनेस्ट, अगर रॉयल एनफील्ड ने 4 लाख के अंदर GT 650 नहीं निकाली होती तो मैं आज तक कैफे रेशर चला ही नहीं पाता, क्योंकि जब आप ट्रायम्फ वगैरह में जाओगे आपको पता है कैफे रेशर कितनी महंगी आती है। पर रॉयल एनफील्ड ने क्या काम किया, 4 लाख रुपए में हर एक इंसान का शौक पूरा किया है। जिनको भी शौक था कि मैं एक कैफे रेशर ओन करना चाहता हूँ, चलाना चाहता हूँ, संडे राइड्स पे जाना चाहता हूँ, कैफे रेशर के साथ कैफे हॉपिंग करना चाहता हूँ, उनका सपना लिटरली रॉयल एनफील्ड ने पूरा किया है। तो सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट जो है वो यही है कि जिस प्राइस रेंज पे ये एक आपको कैफे रेशर प्रोवाइड करते हैं, वो भी 650 सीसी के साथ, कोई और कर ही नहीं पाती। तो लिटरली इनका कोई कंपटीशन है ही नहीं। नौ जो दूसरी पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है इसकी पावर डिलीवरी। देखो, अगर मैं इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो आपको 648 सीसी का एयर/लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता है जो पैरेलल ट्विन है। वहीं अगर मैं पावर फिगर की बात करूँ तो 47.2 PS का पावर एंड 52 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। अब आप समझ पा रहे हो कि 4 लाख में आपने क्या ही अनबॉक्स कर दिया। मतलब ये तो वो सरप्राइज पैकेज है ना भाई साहब, कि आप सोचते हो कि 4 लाख में इंसान क्या ही ले सकता है, ये ले सकता है। मतलब मैं आपको ये बता दूं कि ये वन ऑफ माई फेवरेट मोटरसाइकिल में से एक है। अगर लिटरली मेरे पास आज 4 लाख हो, मुझे कोई मोटरसाइकिल लेनी पड़े तो मैं यही लूंगा। हाँ, साथ में एक स्कूटी भी ले लूंगा, क्योंकि डे टू डे तो आप इसे कम्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि कैफे रेशर है, थोड़ी एग्रेसिव सेटिंग पोजीशन है, पर हाँ ये तो मैं लूँगा। ठीक है ना। वो अगर मैं पावर डिलीवरी की बात करूँ तो इसमें इस कदर टॉर्क है,
इस कदर टॉर है इसका कि मैं आपको बता नहीं सकता। लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त मेरे साथ पिलियन होकर बैठा था, मैंने जैसे ही थ्रॉटल लिया वो बिल्कुल पीछे घिसक गया, बिल्कुल पीछे। अगर ये बैक रेस्ट नहीं होती ना तो वो जमीन पे होता। इस कदर इसका इनिशियल पिकअप जो है ना वो इस कदर कातिल है, ठीक है ना। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसको खरीदते हो और रोड पे चलते हो तो इस प्राइस रेंज में सिर्फ रॉयल एनफील्ड ही है जो आपको पीछे कर सकती है। मतलब रॉयल एनफील्ड के अलावा किसी में इतना दम ही नहीं कि 4 लाख रुपए में ऐसी मोटरसाइकिल दे दे जो आपको पीछे कर दे, ठीक है। तो पावर डिलीवरी में आपको कोई कमी फील नहीं होने वाली है। लिटरली आपको एक बीस्ट देखने को मिलता है कि हाँ, एक तो उसकी सिटी पोजीशन इतनी एग्रेसिव है, आप बिल्कुल ऐसे होके बैठते हो, ठीक है, बिल्कुल कैफे रेशन वाली पोजीशन में, तो ना आपको पावर और भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि ऑब्वियसली हमें ऐसे चलाने की आदत है। जब हम ऐसे बैठते हैं तो हमें लगता है कि क्या पता हम हैंडल कर पाएँ नहीं कर पाएँ, तो जो पावर है ना वो थोड़ी और निखर के आती है, आपको और थ्रिल मिलता है, एड्रेनलिन रश देखने को मिलता है। इस वजह से भी ना कैफे रेशन बहुत ज़्यादा बिकती है। एक तो इसके लुक्स की कोई टक्कर ही नहीं है। आप लिटरली अभी कैमरे में देख पा रहे हो कि मतलब अगर ये रोड पे 4 मोटरसाइकिल्स चल रही है तो अगर सबसे आई कैचिंग कोई मोटरसाइकिल है तो ये है। जब कोई भी राइडर इसको राइड करेगा या कोई भी इस पर बैठेगा तो एक तो उसमें खुद से एक टॉरा फील होता है कि यार मतलब कुछ अलग चीज़ में बैठा हूँ, मतलब मेरी जैसी कोई भी और मोटरसाइकिल चली नहीं सड़कों पर, तो एक ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एंड इनिशियल पावर इज़ डैम गुड, मिड रेंज टॉर्क एक्सेलेंट। टॉप एंड में वैसा कुछ खास रह नहीं जाता, ये हर रॉयल एनफील्ड का हाल है कि टॉप एंड में आपको कुछ खास ये प्रोवाइड करती नहीं है, पर जो इसकी इनिशियल और मिड रेंज टॉर्क होती है बहुत ही बेहतरीन होती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट्स लुक। देखो मुझे लुक आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद देख पा रहे हो और क्या बवाल लगती है भाई साहब। मतलब जो इसका रोड प्रेजेंस है ना अलग लेवल पर है। लिटरली जब मैं ट्रिप्स वगैरह पे जाता हूँ तो हम सारे बाइकर्स का ग्रुप होता है, सबसे ज़्यादा अटेंशन उसी को मिलती है जिस पर GT 650 हो, क्योंकि जब लोग देखते हैं उनको लगता है ये क्या ही चीज़ आ रही है भाई। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी पता नहीं है कि कैफे रेसर चीज़ क्या है, तो वो जब पहली बार देखते हैं, जैसे हमारे पापा के इसके हो गए, हमारी मम्मियाँ हो गई, वो पहली बार देखती हैं, लगती है अरे यार ये तो कुछ अलग तरह की मोटरसाइकिल है। तो ये जो एक है ना ये सस्पेंस रहता है लोगों में जो इसको और अट्रैक्टिव बताता है, आई कैचिंग बनाता है, ठीक है। तो अगर 5-6 मोटरसाइकिल जा रही है, अगर किसी पे GT 650 है तो उसे हाई टर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इनफैक्ट इसमें जो आपको ट्विन एग्जॉस्ट देखने को मिलता है उससे क्या ही साउंड आती है। एक समय पे मैं भी इसको ओन करता था और मैंने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे, मैंने एक्सटर्नल एग्जॉस्ट तक नहीं लगाए थे, ना ही बार एंड मिरर्स लगाई थी, क्योंकि मेरे खुद के रीजंस थे। अब जैसे इसमें बार एंड मिरर आप देखने को मिलता है, ये काफ़ी एनहेंस करता है इसकी लुक को, बहुत मज़ा आता है। पर ट्रस्ट में यार जो इससे विजिबिलिटी है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। दैट्स द रीज़न मैं बार एंड मिरर्स प्रीफर नहीं करता था, मैं नॉर्मल मिरर्स लगाता था। पर बार एंड मिरर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब मेरे पास थी मैंने स्टॉक एग्जॉस्ट रखा था एंड नॉर्मल मिरर्स रखे थे, मतलब मैंने ऐसी कोई चेंजेस नहीं की थी अपने मोटरसाइकिल में जो रोड लीगल ना हो। एंड इनफैक्ट मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे चेंजेस मत करो जो रोड लीगल ना हो। अगर आपको थंब चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो ये बाइक आपको ऐसे भी दिला देती है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ये तो हो गई इसके लुक की बातचीत। ना कुछ डाउट्स हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके डिसएडवांटेज पे बात करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है इस मोटरसाइकिल में, 1-2 चीज़ें हैं, ठीक है, जो अगर ना होती तो और मज़ेदार होता है ये मोटरसाइकिल। तो चलिए पहले डाउट्स पे बात करते हैं। देखो जो सबसे पहला डाउट लोगों के मन में आता है कि क्या मैं इस मोटरसाइकिल से टूर कर पाऊंगा, तो दी आंसर इज़ यस। हाँ, आई नो कि थोड़ा एग्रेसिव सिटिंग पोजीशन है, आपको देख के नहीं लगता होगा कि यार पहाड़ों पे चल पाएगी नहीं चल पाएगी। मत भूलो 52 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। हाँ, थोड़ी एग्रेसिव सिटिंग पोजीशन है तो ये हो सकता है कि आपको आदत लगने में टाइम हो जाए। ऐसा भी अगर आप कैफे रेसर खरीदोगे तो डे 1 से आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीने पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक बार आप इससे कंफर्टेबल हो जाओगे तो आप चांद पे भी चले जाओ। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इससे टूर नहीं कर सकते। नहीं यार, मैंने देखा है कि मेरे खुद के दोस्त मतलब इसी मोटरसाइकिल से रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 से लेह लद्दाख चले गए हैं। आप बोलते हो टूर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। बस एक ही इशू है कि जो इसकी सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ी एग्रेसिव है। एज आई टोल्ड कि आप ऐसे बैठते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में टाइम लगता है, पर एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया आप फिर इसको ट्रीट करोगे यार ये तो एक स्पोर्ट्स टूरर जैसी आपको वाइब देने लग जाएगी कि यार इसे तो मैं नचा दूंगा, कहीं भी लेके जा सकता हूँ, ठीक है। तो यस, आप आराम से टूरिंग कर सकते हो। अगर आपको ये डाउट है कि अब मैं ये ले लूँगा टूरिंग वगैरह नहीं कर पाऊंगा, इसकी लिमिटेशंस हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ द सेकंड चीज़ है जो लोग मुझसे पूछते हैं वो है इसके ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड सवाल कि भैया क्या ये कहीं भी लड़ जाएगी, क्या ये ब्रेकर्स वगैरह पार कर पाएगी। भाई साहब, इसमें आपको 174 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है जो इंडियन सड़कों के हिसाब से बहुत सही है। इनफैक्ट इस ग्राउंड क्लियरेंस से आप कोई भी ब्रेकर में नहीं लड़ोगे। कई बार क्या होता है, कुछ बड़े ब्रेकर्स होते हैं, वहाँ कुछ नहीं करना, आपको धीरे करके आराम से निकालनी है, लड़ती वहाँ भी नहीं है। अगर आप एक स्पीड पर रहोगे ब्रेकर आएगी तो लड़ ही जाएगी ना। अगर आप स्लो डाउन करो, 2-3 गियर्स डाउन कर लो, फिर आराम से उसको निकालो, तो आपको वहीं भी लड़ने को नहीं मिलेगी।
इनफैक्ट कुछ इतने बड़े ब्रेकर्स होते हैं जो कार्स के लिए, ट्रक्स के लिए बनाए जाते हैं, वहाँ तो खैर कोई भी मोटरसाइकिल लड़ जाए, इसका कोई लेना देना नहीं है उससे। तो लिटरली बात इतनी है कि इंडियन सड़कों के हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस इज प्रीटी गुड। आपको ये कंप्लेन देखने को नहीं मिलेगा कि भाई मैं तो घर के गली के ग्राउंड क्लियरेंस को भी नहीं टच कर पा रहा हूँ, मैं ब्रेकर्स नहीं टच कर पा रहा हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैंने बहुत समय तक इसको ऑन किया है, मैंने खुद राइड्स किए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बेसिकली ये दो सवाल हैं जो लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते थे। एक तो भैया ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है, दूसरा टूरिंग वगैरह कर पाऊंगा कि नहीं। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इससे मल्टीपर्पज़ काम कर सकता हूँ कि नहीं, कि सब्जी वगैरह ला सकता हूँ कि नहीं, ट्रैफिक्स में, ट्रैफिक लाइट में विद इन सिटी कम्यूट कर सकता हूँ कि नहीं, तो ये मैं आपको भी डिसएडवांटेज में बताने वाला हूँ। एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जिससे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलो, ये तो कोई कुछ डाउट्स जो आप मुझसे पूछते रहते हो। अब ना थोड़ी डिसएडवांटेज पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो पॉइंट आउट करते हैं लोग वो है इसके टायर्स, कि भैया आपको इतनी पावरफुल इंजन देखने को मिलते हैं एंड टायर की क्या है कैपेसिटी, तो 100 mm का आगे का है, 130 mm का पीछे का है। जो इनफैक्ट मुझे भी लगता है कई बार कि इसके टायर्स थोड़े बड़े होने चाहिए थे, थोड़ी ग्रिप आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ये कैफे रेसर है, बहुत एग्रेसिव पोजीशन है, तो ग्रिप आपको तगड़ी चाहिए थी। तो ये मुझे भी लगता है एंड मुझे लगता है आने वाले समय में इसके टायर्स अपडेट हो ही जाएंगे। एक और चीज़ लोग मुझे बोलते थे कि पहले इसमें स्पोक व्हील्स आती थी तो भैया बहुत दिक्कत होता था। लिटरली पहले जब स्पोक व्हील्स आती थी तो बहुत दिक्कत होता था। इनफैक्ट मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पास थी GT 650 मिस्टर क्लीन एडिशन, उस पर हो गई पंचर एक बार को। अब वो थी स्पोक व्हील्स, अब मैं उसको पंचर ही नहीं बनवा पा रहा था। क्यों? क्योंकि क्या है, इसमें आपको दो तरफ एग्जॉस्ट देखने को मिलता है और डबल स्टैंड देखने को नहीं मिलता। तो जब मैं नॉर्मल पंचर वाले के पास लेके जा रहा हूँ तो वो बना ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उस पर पेडल स्टैंड तो होता नहीं है जो लगा दे, एंड कहीं से भी कुछ लगा नहीं पा रहा क्योंकि दोनों तरफ एग्जॉस्ट है। तो ये चीज़ें इशू आती थी, इनफैक्ट मुझे भी आई थी। इनफैक्ट ऐसा हो गया था एक बार कि पंचर अगर हो गई तो मौत आ गई। इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप खुद देख सकते हो कि इस कैफे रेसर में आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है रॉयल एनफील्ड सुनती नहीं है, हाँ थोड़ा समय लगता है क्योंकि डेवलपमेंट एंड रिसर्च में टाइम लगते हैं। अब जैसे मिस्टर क्लीन एडिशन है, उसमें आज भी स्पोक व्हील्स आते हैं, जो वो जरूरी भी है ना यार। क्यों? द रीजन इज कि वो एक होता है ना रेट्रो टाइप की वाइब कैरी करती है, वहां पे स्पोक व्हील ही अच्छी लगती है। तो ये हुआ इसके टायर्स की बातचीत। अब दो चीजें मैं डिस्कस करूंगा। पहला है हीटिंग इशू, ये तो इसमें है। अब ये देखो कि इतनी बड़ी अगर सीसी की इंजन रहेगी तो हीटिंग इशू तो आएगा ही आएगा। एंड सबसे ज्यादा आपको पता है कब फील होता है? जब आप ट्रैफिक लाइट्स में खड़े हो जाओ। मगर आप हाफ पैंट पहनकर इसको गर्मी में लेके निकल गए तो वैक्सीन तो 100% है। टैंक गार्ड भी नहीं होता, ये खुद हीट अप हो जाती है। मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर टैंक गार्ड लगा दोगे तो लुक खराब हो जाएगी, नहीं लगाओगे तो वैक्सीन हो जाओगे। इंसान करे तो करे क्या। तो ये एक चीज तो इसमें इशू रहती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज वो है इसका वेट। लिटरली वेट बहुत ज़्यादा है। मतलब आप इसको टैंक फुल करा दो तो ये 214 kg की हो जाती है, जो इनफैक्ट मुझे कई बारी ना आगे पीछे मैन्यूवर करने में दिक्कत होती है, क्योंकि 214 kg बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एंड जो सिटिंग पोजीशन है इसकी थोड़ी एग्रेसिव है, तो आप उतना कंफर्टेबल भी फील नहीं कर पाते हो, तो आप आगे पीछे क्या ही करोगे। एंड एक चीज़ है कि अगर ये टिल्ट हो गई, अगर सपोज आपसे चला रहे हो, आपसे अनबैलेंस हो गई, तो एक सर्टेन एंगल पर अगर ये टिल्ट हो गई तो फिर गिरेगी ही गिरेगी, कोई नहीं रोक सकता। एंड गिर तो गई, उसका तो उठाना भी उतना मुश्किल है। एक ही तरीका है उसको उठाने का, वो है डेडलिफ्ट मार के। आप ये नहीं सोच सकते कि ऐसे करके उठा लूंगा, नहीं, प्रॉपर डेडलिफ्ट लगती है इसको उठाने में, इतनी भारी है ये। तो अगर ये खरीदने की सोच रहे हो तो आज से पहले जिम ज्वाइन करो 6 महीने, पैरों में ताकत लाओ, फिर इसको खरीदना। ये लिटरली ये रिक्वायरमेंट है इस मोटरसाइकिल की, वरना कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाएगी सड़कों पे तो हैंडल ही नहीं कर पाओगे। है यार, इसमें कुछ तो लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर मजा भी उन्हीं चीजों का है। अगर हर कोई चला ही पाता तो फिर हर कोई खरीद भी लेता यार। इसको चलाना भी एक टास्क है। मैं कह रहा हूँ ना, कोई बिगिनर्स हैं तो वो इसको नहीं चला पाएंगे, वो कम्यूट ही नहीं कर पाएंगे, वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे। तो इसको चलाने के लिए भी आपको अच्छी खासी मोटरसाइकिल चलानी चाहिए, रोड सेंस आना चाहिए। थोड़े होता है ना कि टफ सिचुएशन से आप अगर गुजरे हो तो इसको मैनेज कर लोगे एज अ बिगिनर, वरना फिर 1 महीने 2 महीने इस पर चलाओगे तो हाथ एक बार बैठ जाए, एक बार आप यूज टू इट हो जाओ, फिर तो ये भी जस्ट अनदर बाइक हो जाती है लोगों के लिए। तो ये थी कुछ अच्छी बातें, जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए, एंड कुछ बुरी बातें जो मुझे लगती है। ठीक है, तो 9 आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ भूल गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी इसको लेने में इंटरेस्टेड है उसको मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI में बताने वाला हूँ। तो जो मिनिमम डाउन पेमेंट होने वाली है हमारी रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 की, वो है 50,000। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये में इस मोटरसाइकिल को, मतलब कि रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 को घर लेकर जाओ। वहीं अगर मैं इसके मिनिमम EMI की बात करूँ तो सिर्फ 8,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। एंड मैं हर वीडियो में कहता हूँ, इसमें भी कहूँगा कि ये जो मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI है, ये आपके इनकम पे और सिविल पे डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वही हो जाएगा, नहीं। द बेस्ट पॉसिबल वे इज़ कि आप शोरूम विजिट करो, इनसे बात करो, ये आपके इनकम और सिविल को देखकर आपको एक मिनिमम डाउन पेमेंट, मिनिमम EMI दे देंगे। ठीक है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैंने कुछ बोला मिल कुछ रहा है, नहीं, 19-20 का ही फर्क होता है। ठीक है, तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। एंड अगर फिर भी कुछ रह जाए
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटरसाइकिल के साथ। अगर घर से निकलना है, मोटरसाइकिल चलानी है तो हेलमेट ज़रूर पहनना है, ठीक है।